हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और एक्सरसाइज 5.4 में हम इन्वर्स सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि एक्स वाई जेड का, यूजिंग इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसका यूज़ करके? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करके। इसको हम मैट्रिक्स मेथड भी बोल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने 3 लीनियर इक्वेशंस ली हैं, ठीक है। ये इस तरह से लिख रखी हैं, लेकिन आपको पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते थे 2x + 3y + 4z = 5, ठीक है। तो हम ऐसे इक्वेशंस लिखते थे, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पर ये देखिए, जो a1 लिखा है, ये b1 है और ये c1 है। तो ये सब क्या है? इनके ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है? कोफिशिएंट है x, y और z। और ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। और ये क्या है? कांस्टेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 चीजें हैं। तो मैट्रिक्स, जब हम इसको मैट्रिक्स टाइप में लिखेंगे इनको, तो हमारे पास कितने मैट्रिक्स बनेंगे? 3 मैट्रिक्स बनेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाती हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम मैंने ले लिया A। तो A के अंदर क्या क्या आएगा? देखिए, A1, B1, जो कोफिशिएंट्स हैं आप वो लिखेंगे। A2, B2 एंड C2, A3, B3 एंड C3। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो x, y, z से पहले लगते हैं वो क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। तो ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको नाम दिया हमने A। अब हम वेरिएबल मैट्रिक्स लेंगे, जिसको नाम देंगे हम x। इसके अंदर क्या आएगा? x, y, z। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कैसा मैट्रिक्स बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स बनेगा ऑलवेज। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब इस तरह से आएंगे, ठीक है। कॉलम C1। और इसके बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स और रह गया, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो मैं उसको नाम दे देती हूँ B, और इसको हम लिखेंगे D1, D2 एंड D3। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि AX किसके बराबर आया? B के बराबर। क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? ये इस तरह से लिखा जाएगा, A1x + B1y + C1z, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, फिर ये इक्वल टू का साइन और ये B मैट्रिक्स। तो इसको हमने ये लिख दिया। अब हम इनवर्स इससे कैसे निकालेंगे? इनवर्स कैसे निकालोगे? प्री मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो जो x आएगा वो क्या आएगा? तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला रहेगा इन्वर्स निकालने का। इन्वर्स निकालने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने का, ठीक है। एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकालेंगे ना, हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकालेंगे। इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स के जो फॉर्मूले हैं, आप पीछे पूरी जो 5th चैप्टर करके आए हो उसमें आप ए इन्वर्स निकालना सीख के आए हो अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि जो हमारा जो ए मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और आपको ये भी पता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता अगर एक रो या कॉलम के अंदर आपके पास सारी जीरोज हैं, या फिर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? 0 है। तो इसके अलावा कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। देखिए, जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? नॉन सिंगुलर, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में, अगर आपको याद नहीं रहता कि ये नॉन सिंगुलर मुझे याद नहीं रहता है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अब देखिए, जब ये नॉट 0 आता है ना, तो इसका मतलब हमें इसको आगे भी निकालना पड़ता है, ठीक है। हमें इसको आगे निकालना पड़ेगा तो इसका मतलब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा,
तो ये थोड़ा और आगे जाएगा, इतना ही नहीं रहेगा, मतलब ये अकेला नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर, सिर्फ तुक्का लगाने के लिए, याद रखने के लिए, बाकी ऐसा होता कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ये 0 आता है, अगर ये 0 आता है तो ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो जैसा आप पढ़ के आए हो पिछली मतलब 10th क्लास में, तो हमें पता था कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, लेकिन अगर ये नॉन सिंगुलर होएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या तो ये मिलेंगे या फिर ये मिलेगा। लेकिन देखिए सॉल्यूशन इसमें भी है, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट होता है सिस्टम। तो ये सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है, तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सारी चीजें आपस में को रिलेटेड है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस हो गए हैं, जिसमें एक के अंदर तो कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, लेकिन एक के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए अब हमारे पास ये तो 0 आ गया, तो हम इसके बाद नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, ये फाइंड आउट करेंगे। अगर ये वाला नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में, उनको याद नहीं रहता कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, कंसिस्टेंट, कंसिस्ट का मतलब कुछ रखना, यानी कि उसके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर उसके पास कोई सॉल्यूशन है और तो आप इसके आगे जब इन जोड़ते हैं, इन यानी कि एन का मतलब नो, तो जब ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जहां भी आपको सॉल्यूशन दिखे इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है अगर नो सॉल्यूशन है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट, ये भी नॉट और ये भी नॉट, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अगर ये 0 आता है, अगर ये आपका क्या आता है, 0 आता है, तो फिर आप ये देखिए कि ये कंसिस्टेंट होगा सिस्टम और इसके बहुत सारे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। कब कीजिए, अगर ये क्या है, कंसिस्टेंट है तो। इसका मतलब कंसिस्टेंट से जो बातें जुड़ी है, एक तो क्या बात जुड़ी है कि अगर सबसे पहली बात आप इसको चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट आपका क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और कंसिस्टेंट कब होता है, जब अगर ये 0 आ जाए, इसके बाद फिर हमें एक चीज और निकालनी पड़ती है, उसके बाद अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो कंसिस्टेंट होता है। या फिर अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आए तो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले, डिटर्मिनेंट से पहले हम इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ए कौन सा मैट्रिक्स होता है, कोफिशिएंट का, तो कोफिशिएंट्स को लिखे, ये 5, ये माइनस का 7, 7 माइनस का 5। इसके बाद इसके अंदर 2 ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, और इसके अंदर 2 ही कांस्टेंट है, 2 और 3, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोला है ना, ठीक है। तो ये है ए मैट्रिक्स, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए इस जब इस तरह से लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, और जब मैं इस तरह से लिख रही हूं तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। तो क्या आ जाएगा, -25 एंड दिया जाएगा
प्लस 49, तो ये आ गया मेरे पास 24। तो ये 24 यानी कि 24, 24 जीरो नहीं है, यानी कि जो ये वाली कंडीशन है ये हमारी सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो, सॉरी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो या देयरफॉर का साइन लगा सकते हैं। जो ए है इज नॉन सिंगुलर, कैसा है वो, नॉन सिंगुलर है, और सिस्टम एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, एंड देयरफॉर आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए। एंड देयरफॉर क्या है, जो x होगा वो किसके बराबर होगा, a इनवर्स b के बराबर होगा। यानी कि ये क्या हमें निकालना था, इसने कहा था कि आपको सॉल्व कीजिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, तो ये हमें निकालना है। तो ये हम ये बता रहे हैं कि ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसके बराबर करने के लिए हमारे पास बी मैट्रिक्स है, अवेलेबल है, एक्स भी है, हमारे पास क्या नहीं है, ए इनवर्स नहीं है, तो हम ए इनवर्स निकालेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर पड़ जाएगा आपको ए इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं ए के। तो मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स को लिख रही हूँ 5 - 7 एंड 7 - 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या निकाल रही हूँ, कोफैक्टर्स निकाल रही हूँ ए के। कोफैक्टर्स ऑफ ए, ये वाला किस नाम से होता है, A11, ये वाला A21 और ये वाला A12 होता है। पहली रो का सेकंड एलिमेंट ये 21 एंड ये A22। तो ये चारों कोफैक्टर्स हम निकालते हैं, ये A11, 12, 21 एंड 22। ठीक है, इसे आप माइनस का ध्यान भी रखना। देखिए 2 और 1 3, इसमें माइनस आएगा, 2 और 1 3, इसमें भी माइनस आएगा। ये इवन है और ये भी इवन है, इन दोनों में माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो A11 निकालते हैं। A11 के लिए इसकी रो छोड़ दीजिए ना, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, इसकी रो छोड़ दीजिए। A22 इसका क्या होगा, कोफैक्टर। ठीक है, इसमें साइन इसके आगे माइनस नहीं आएगा तो इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। माइनस वाले में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएगा। A12 देखिए, 12 वाले में आप इसकी कॉलम छोड़िए, इसका रो छोड़िए, A21 बच गया, ये है A21 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। A21 देखिए, A21 ये वाला है, इसकी कॉलम को छोड़िए, इसकी रो को छोड़िए। A12 ये माइनस का 7, लेकिन माइनस का 7 है, अब इसमें माइनस का साइन भी तो लगेगा ना, तो माइनस इंटू माइनस का 7 क्या बन जाएगा, प्लस का 7। और A22 इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो ये आ गए हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आ गए हैं, तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन कोफैक्टर्स का आपको ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन कोफैक्टर्स को इनकी लाइन में लिख देती हूँ। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में आपको इस रो का, इसको सीधी खड़ी लाइन यानी कि कॉलम बनाना है, दूसरी रो की हम दूसरी खड़ी लाइन यानी कि दूसरा कॉलम बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको -5 एंड -7 और इसको 7 एंड 5। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब एज पर रूल हमें ए का इनवर्स निकालना है, तो ए का इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर रख के और नीचे डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं और एडजॉइंट ए अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एडजॉइंट ए आ गया है ना, तो हम अब इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था, 24 आया था, तो यानी कि नीचे 24 आएगा, तो 1/24, इसके नीचे आप 24 लगाओगे ना, तो 24 को थोड़ा साइड में लिख लेना, तो 1/24 -5 -7 एंड 7 एंड 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, एक्स जो हमें चाहिए था। ठीक है,
इसको कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इंटू बी से निकालेंगे। ए इनवर्स जो आपके पास आया है उसकी वैल्यू रखिए 1/24 इंटू -5 7 -7 5 एंड इंटू बी। बी का मैट्रिक्स क्या था आपके पास, बी का मैट्रिक्स, तो ये है हमारे पास बी का मैट्रिक्स 2 और 3। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स आपको दिख तो रहे हैं ना, इनकी क्या की, इनको सोल्व कीजिए। इनकी मल्टीप्लाई दिख रही है तो मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कैसे होती है, इस रो की इस कॉलम के साथ होगी, तो हम इसकी करेंगे 10 फिर प्लस का साइन और इन दोनों की 21, ठीक है। अब इसकी इसके साथ होगी, इन दोनों की -14 फिर प्लस का साइन और इनकी 15। ये आ गया 1/24 इंटू 11 और 1, ठीक है। अब x को भी x की वैल्यू में लिख दी, x और y, इस 24 को हम अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 11/24 एंड 1/24। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11/24 और y क्या आ गया 1/24, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके पार्ट्स भी निकालने हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करवा देती हूँ, थर्ड पार्ट आप अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को सबसे पहले लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो a के लिए लिखिए 3 -7 एंड 5 2 और x लिखिए x और y और b लिख लीजिए -4 एंड 7। इसके बाद हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए आपको a मैट्रिक्स चाहिएगा, तो a मैट्रिक्स 3 5 -7 एंड 2, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका डिटर्मिनेंट देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 माइनस इंटू -35, तो यह आ जाएगा 6 + 35 यानी कि 41। ये नॉट जीरो है, नॉट जीरो है तो ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नॉट जीरो एंड नॉन सिंगुलर, देखिए 9 और 9, ठीक है। ये नॉट जीरो भी है और नॉट सिंगुलर, नॉन सिंगुलर भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जो a है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर है, बस मैं इतना ही लिखूंगी। एंड देयरफॉर मैं x को निकाल पाऊंगी इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल पाऊंगी तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगी यहाँ पर, कोफैक्टर्स ऑफ a। तो a मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखेंगे 3 5 -7 एंड 2। इसके बाद हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ a11 एंड a12, a21 एंड a22, ठीक है। a11 देखिए ये है 11, ये 2 आएगा। अब माइनस का साइन एक इसमें आएगा और एक इसमें क्यों आएगा, क्योंकि ये ऑड है और ये भी, इनका जो सम है वो क्या है, ऑड है। तो इसमें मुझे सिर्फ देखना है, यहाँ पर 2 आएगा। इसमें देखिए ये 1 2 वाला है, इसमें देखेंगे तो 5 का क्या बन जाएगा, -5, और ये 2 1 है ना, इसको देखेंगे तो -7, ये क्या बन जाएगा 7, और ये 3। तो ये कोफैक्टर्स आ गए हैं। कोफैक्टर्स में एडजॉइंट ऑफ a, इनको लिखने के लिए 2 -5 -5, ये 1 2 इस साइड लिखा जाता है ना, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, 7 एंड 3। इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको सीधा खड़ा कर दीजिए और इसको भी, ठीक है। तो ये आ गया है आपका एडजॉइंट। अब हम निकालेंगे इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a एंड बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट लिखिए 2 7 -5 एंड 3 और इनटू में एडजॉइंट डिटर्मिनेंट कितना आया था 41, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी 1/41। अब मेरे पास a का इनवर्स आ गया है। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगी, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b, ठीक है। a इनवर्स लिखेंगे 1/41, 2 -5 7 एंड 3 एंड b क्या था मेरे पास, b -4 एंड 7, ठीक है। तो ये आ गया -4 एंड 7। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई करनी है ना, ये आ गया -8, देन प्लस का साइन 49, 20 प्लस का साइन एंड 21, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 1/41 इंटू ये आ गया 41 और ये नीचे भी 41। ठीक है, यहाँ पर भी मैं x को लिखूंगी x और y, क्योंकि ये x है। तो ये x मेरे पास इस 41 को अंदर लेके जाएंगे, हम अंदर लेके जाएंगे तो 41/41 एंड ये भी 41/41, तो कट के क्या आ जाएगा 1 and 1। ठीक है, 1 and 1 आ गया, तो x मेरे पास क्या आ गया 1 एंड y भी क्या आ गया 1। यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाकी के क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।